हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब। देखो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारे सीए में इंटर टैक्स का ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन नंबर 46। ये हमें क्या बताने वाला है कि अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है ना, तो लिक्विडेशन के केस में जो असेट्स ट्रांसफर हुई है उस पर कितना कैपिटल गेनिंग लगेगा। देखें, चले आइए देखा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लिक्विडेशन होता क्या है। देखो मान लो स्टूडेंट्स, अगर एक कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी को लग रहा है कि भाई मुझे तो ना लॉस ही लॉस हो रहा है, तो आपको क्या लगता है उस कंपनी को फिर भी चलाना चाहिए अपने बिजनेस को? ऑब्वियसली नॉट। वो कहेगी भाई मैं क्यों चलाऊं जब लॉस ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, XYZ कंपनी है एक, ठीक है, XYZ कंपनी ने ये बोला भाई मुझे तो ना बार बार लॉस हो रहा है, या ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने कहा इस कंपनी को बंद करते हैं। अब क्या करेंगे, कंपनी को वाइंड अप करना है, मतलब कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, ठीक है, कंपनी का लिक्विडेशन करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं आजकल ना, एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई इतना सारा काम होगा, इतने सारे एमसीए के लीगल टर्म्स होंगे, काम करो लिक्विडेटर अपॉइंट करो। लिक्विडेटर ने बोला आके, सर आपके क्रेडिटर्स होंगे। कंपनी ने कहा हाँ भाई क्रेडिटर्स तो हैं। तो पहले उन क्रेडिटर्स का पैसा दे देते हैं। मान लो उनके पास ना असेट पड़ी थी 12 करोड़ की, ठीक है, 12 करोड़ की असेट्स थी। अब वो कह रहा है इसमें से पहले क्रेडिटर्स का कितना पैसा है। उसने कहा क्रेडिटर्स को ना हमें 2 करोड़ रुपए देने हैं, दे दो, ठीक है, 2 करोड़ रुपए क्रेडिटर्स के दिए, बाकी बच के 10 करोड़ रुपए। ओके, अब उसके पास दो ऑप्शन है कंपनी के पास। एक तो लिक्विडेटर ने बताया देखो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव, अब आपको पैसा शेयर होल्डर्स को देना है ना। हाँ, अब तो शेयर होल्डर्स की बारी आई, ऑनर्स की बारी आई ना, जितने भी बाहर के लोग थे सबको पैसा दे दिया। तो उसने ये बोला कि पहला केस तो ये है कि आप एक काम करो कि आपके पास जो 10 करोड़ की असेट पड़ी है ना, इनको हम मार्केट में जाकर सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो उसकी असेट्स थी ना स्टूडेंट्स, असेट सेल कर दी मार्केट में, लिक्विडेटर ने जाकर असेट सेल कर दी। उससे उसको मान लो 10 करोड़ की असेट से उसको मिल गए थे 14 करोड़ रुपए। कितने मिल गए? 14 करोड़ रुपए, सेल वैल्यू आ गई। असेट्स कितनी पड़ी थी मैम? 10 करोड़ की थी, ठीक है। तो यानी 4 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इस 4 करोड़ को, प्रॉफिट को हम कहेंगे कैपिटल गेन। अगर केस ये हुआ कि जो लिक्विडेटर है वो पहले असेट्स को सेल कर रहा है, उसके बाद वो जो पैसा आया वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है, पहले असेट्स सेल हुई है। अगर ऐसा केस है तो हाँ, ये 4 करोड़ यानी जो प्रॉफिट आया ऑन सेल ऑफ दोज असेट्स, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन एंड दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अब जिसने भी रेक्टिफिकेशन की है, अरे लिक्विडेशन का मतलब तो यही होता था ना कि कंपनी को टैक्स नहीं देना, रुक जाओ, यही तो गलती करते हो। क्रैमिंग मत करो, लॉजिक समझो। यहाँ पहले असेट्स सेल हुई हैं, अगर असेट्स कभी भी पहले सेल हो रही हैं तो वहां कैप गेन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स बात आ गई, इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंपनी, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंपनी। चलो, सेकेंड केस हमारे पास आता है। कंपनी कह रही है मेरे को ना इस कैपिटल गेन के झंझट से बचाओ, एक तो पहले ही कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ऊपर से नाउ यू आर सेइंग कि कैप गेन देना पड़ेगा। नहीं नहीं, इतनी टेंशन नहीं ली जाती। उसने कहा सर फिर एक काम करो, आप ना यहाँ पर खुद से सेल आउट मत करो। मतलब ये जो 10 करोड़ की आपकी असेट्स पड़ी है, असेट्स पड़ी है ना 10 करोड़ की, आपके जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको इन असेट्स को डायरेक्ट दे दो। उनको कह दो भाई अपने आप देख लेना तुम्हें क्या करना है। मेरी 10 करोड़ की असेट को, मान लो उसके पास 5 शेयर होल्डर थे, ABCDE, ठीक है, ABCDE, इन पांचों को जो है आप उनके असेट दे दो। मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना सबकी रेशियो, होल्डिंग रेशियो इक्वल थी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सबकी होल्डिंग रेशियो इक्वल थी। जितना उनकी शेयर होल्डिंग की रेशियो होगी उसी हिसाब से तो पर्सन को मिलेगा उतना, मतलब उनका एक तरीके से ऑनरशिप है, ठीक है। मान लो सबकी इक्वल थी तो 2-2 करोड़ का सबको दे दिया, 2 CR 2 CR 2 CR 2 CR, ठीक है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया असेट्स। हाँ, अगर ऐसा किया है कि डायरेक्टली असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, असेट्स को पहले मार्केट में नहीं लेके गए, पैसा नहीं दिया, असेट्स को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि देखो ये पड़ी 10 करोड़ की असेट, तुम्हारी सबकी इक्वल रेशियो थी 1:1 पे, सबको दे दो। ऐसे केसेस में कंपनी को कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये था यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन दिस केस जो भी कैपिटल गेन आ रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, मेमोरी ट्रिक, ठीक है, इट्स नॉट अ रेक्टिफिकेशन और क्रैमिंग, इट्स अबाउट कि समझो उसको। क्या यहाँ पर कुछ सेल हुआ? नहीं। क्या प्रॉफिट निकला? नहीं। तो कैप गेन आया ही नहीं है यार। यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने जाकर असेट्स पड़ी थी दे दी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम कितने की असेट्स कितने में दे रहे हैं, बस दे दी उन्होंने असेट्स की। 10 करोड़ की असेट पड़ी थी, 5 शेयर होल्डर है, सबका इक्वल रेशियो है, दे दो ना। ऐसे केसेस में कैपिटल गेन इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, सॉरी, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। शेयर होल्डर बोलते बोलते ना मैंने गलती से शेयर होल्डर लिख दिया,
नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथों में वो टैक्स नहीं लगेगा। मैम फिर ये तो सही है, किसी को इनकम टैक्स ही नहीं देना पड़ा, देना पड़ेगा, बट किसे देना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को। अब क्योंकि असेट्स उनके पास आ गई, अब उनको टैक्स देना है। कैसे? देखो, अब यहां तक तो समझ आ गया। अब यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है शेयर होल्डर्स की। अभी तक कंपनी की बात थी, कंपनी की बात खत्म। अब शेयर होल्डर्स का केस देखो क्या होगा। शेयर होल्डर्स को, 5 शेयर होल्डर्स को इक्वल इक्वल मिला है ना, लिख लें यहाँ पर क्या क्या नाम थे इनके, ए बी सी डी ई। अगर आपने ये स्टोरी समझ ली ना, तो सेक्शन 46 आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। नहीं करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो हाँ बस फिर तो क्रैमिंग करते रह जाओगे, ठीक है ना। तो कितना कितनी असेट्स मिली है उनको? असेट्स कितने की मिली है मैम? 2-2 करोड़ की मिली है, लिख लो यहाँ पर 2-2 करोड़ की। अब बात आती है, कंपनी से जाके वो पूछेंगे कि एक बात बताओ, आपके पास ना कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना बड़ा था? कहता क्यों? अरे बता दो ना, हमें कैपिटल गेन निकालना है। चलो ठीक है, मान लो स्टूडेंट्स कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, वो आपको क्वेश्चन में देंगे भी कि हाँ भाई इतना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, ठीक है, अकाउंट्स नहीं है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाज कि सपोज 5 करोड़ रुपए था, ठीक है, 5 CR का था। तो अब इन्हें क्या करना है, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, उन्होंने कहा 5 करोड़ का था, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम मानेंगे कि ये डीम्ड डिविडेंड है। क्या है? डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज नंबर सी। याद करना है इसको, हाँ बिल्कुल याद करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो स्टूडेंट, अब इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 5 करोड़ का, यानी टोटल 10 करोड़ की असेट में से 5 करोड़ तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, वो तो गया, दैट वाज अ डीम्ड डिविडेंड। जो बाकी का 5 करोड़ बचा है ना, वो हम कहेंगे कि दैट वाज द कैपिटल। जो अब ये पॉइंट आएगा, इसको हम कंसिडर करेंगे फॉर द कैपिटल गेन। देखो कैसे, तो देखो इसको कंसिडर कैसे करना है, पहले तो ये देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब ए के पास, मैं ना पहले ए का निकालती हूँ, ठीक है, सभी शेयर होल्डर्स की होल्डिंग सेम ऐसे निकल जाएगा। ए के देख के करते हैं हम। ए के पास 2 करोड़ रुपए की असेट्स आई, हाँ, उससे ये पूछा कि सर आपको कोई कैश भी रिसीव हुआ? उसने कहा हाँ जी मुझे कैश रिसीव हुआ है। यानी एक तरीके से उसने जितने शेयर्स खरीदे थे उनको सेल करके अब कंपनी ने उसको उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दे दी कि देखो अब ये खत्म, हम यहाँ से तुम्हारे शेयर्स खत्म कर रहे हैं, एक तरीके से हम ले रहे हैं बस, अब खत्म। इसके बदले में तुमको ये अब कैश और असेट दे रहे हैं। मैम कितने का कैश रिसीव हुआ उसको? उसने कहा मुझे ना उन्होंने 1 करोड़ रुपए कैश भी दिया था, 2 करोड़ की असेट दी, 1 करोड़ का कैश दिया, 3 करोड़ हो गए। यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, इट मींस इतना उसको मिला है। अब इसमें से लेस क्या करोगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये जो 5 करोड़ रुपए थे ना, इसका मतलब सबको 1-1 करोड़ का होल्डिंग इक्वल थी, सबको 1-1 करोड़ रुपए उन्होंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है शेयर कर दिया होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मैंने क्या कहा था, वो डीम्ड डिविडेंड है, और ये जो डीम्ड डिविडेंड होता है ना, ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैप गेन में नहीं होगा। तो यानी इसको माइनस कर दे 1 करोड़ को। मैम आपने यहाँ पे माइनस क्यों किया? मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि इस पे टैक्स यहाँ नहीं लगना। टैक्स कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स? इस पे टैक्स लगेगा इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। चलो ये डीम डिविडेंड है, मैं सारा लिखवा दूंगी, अभी सिर्फ एक बार समझ लो। कितना रह गया? 2 CR। अब उससे पूछा ए, आपने शेयर्स कितने के खरीदे थे? उसने कहा मैंने तो शेयर्स जो है 50 लाख के खरीदे थे, ठीक है। नाउ कितना बचा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 करोड़ है उसके पास, 50 लाख का उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो बचा 1.5 CR, 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 1.5 CR। ये 1.5 CR का उसको यहाँ प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन है, इस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ आया सबको? ये थी पूरी पिक्चर सेक्शन नंबर 46 की। अब इसको मैं आपको सब सेक्शंस के साथ समझा रही हूँ कि किस तरीके से होगा। पहले इतना बताओ, किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर आउट योर डाउट, बिकॉज सेक्शन 46 इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरमीडिएट लेवल एज वेल एज फॉर द CA एंड CMA फाइनल लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो फिर भूल जाना कि सेक्शन 46 आपको रट्टाफिकेशन से आप कर पाओगे। सबको क्लियर? ओके। अब बारी आती है इसको लिखने की। टॉपिक क्लियर हो गया, अब इसके समझते हैं प्रैक्टिकल फैक्ट्स। देखो इसका मतलब सेक्शन 46 हमें क्या कहता है? सेक्शन 46 कहता है कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, लिखो कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का लिक्विडेशन हुआ था, इसीलिए असेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के केस में होगा और किसी केस में नहीं, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब स्टूडेंट्स यहाँ 2 सबसेक्शन हमारे पास, 2 बातें आएंगी। एक बात तो है
किसका नजरिया देख रहे हैं हम? कंपनी का। और दूसरा हमें देखना है शेयर होल्डर्स का। ठीक है, इस चार्ट को बना लो साथ साथ। कंपनी के केस में उन्होंने क्या बोला भाई? कंपनी के केस में दे आर सेइंग कि देखो, अगर तो लिक्विडेटर ने पहले असेट सेल करी, देन पैसा दिया शेयर होल्डर्स को। फर्स्ट असेट सोल्ड, then money distributed to shareholders, then money distributed to shareholders, then जो पैसा है ना उन्होंने भाई वो शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? क्या बताया मैंने अभी आपको एग्जांपल में? भाई ऐसे केसेस में जो कैपिटल गेन प्रॉफिट अराइज हुआ ऑन सेल ऑफ दोज असेट्स दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एज कैपिटल गेन। लिखो, देन प्रॉफिट अराइज ऑन सेल ऑफ असेट्स, profit arise on sale of assets is taxable as capital gain in hands of company, as capital gain in hands of company, in hands of company। समझ आ गया? ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कि देखो, अब लेकिन एक आता है सेक्शन 46 का सबसेक्शन नंबर 1। उसने क्या कहा? सेक्शन 46 सबसेक्शन नंबर 1, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सबसेक्शन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि अगर हमने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, assets distributed to shareholder, assets distributed to shareholders, तो क्या उसके केस में यहाँ पर कोई कैपिटल गेन अराइज होगा? नहीं। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ने कहा, सबसेक्शन 1 ने कहा कि नहीं, नो कैप गेन अराइज, नो कैपिटल गेन अराइज इन हैंड्स ऑफ कंपनी, नो कैपिटल गेन अराइज इन हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अच्छा हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है? मैं सोच रही हूँ बायबैक ऑफ शेयर्स जो कैपिटल गेन में आता है वो करेंगे, देन एग्जाम्पशंस वाला भी है। आपको कोई और टॉपिक भी लगता है तो वो भी मुझे बता देना कि मैं उसको भी एडअप कर सकूं। ओके, अब बारी आती है शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स के लिए सेक्शन है सेक्शन नंबर 46 सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 1 इज फॉर द कंपनी, और वो भी तब अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी, ठीक है ना। ये अब आता है हमारे पास सेक्शन 46 सबसेक्शन नंबर 2। इसने क्या बोला? इसने बोला कि देखो, ये जो असेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कैसे वो देखेंगे अभी। इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। देखो बुक में भी आपके पास ये लिखा हुआ है, बुक में भी एक चार्ट बना हुआ है, वहां पे भी जो है ये सब लिखा हुआ है। अब इन्होंने कहा कितना, लेट्स सी। देखो इसके केस में ना दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, आओ देखते हैं। इसका चार्ट थोड़ा नीचे बना लेना कि वी कैन राइट बेटर हियर। ओके, वेट स्टूडेंट्स वेट। ओके, हाँ जी, चार्ट बना लो इसके लिए भी कि शेयर होल्डर्स के केस में, यानी कि 46 सबसेक्शन 2 के केस में क्या चलने वाला है। तो इसने पहला तो कहा कि ये पॉइंट आएगा डिविडेंड वाला, सेकंड जो आएगा उसके कैपिटल गेन पे देखते हैं। अब इन्होंने कहा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना भी अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन हैंड्स ऑफ कंपनी। मैंने आपको बताया ना किस तरीके से देखना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन हैंड्स ऑफ कंपनी। वहां तक के लिए तो हम मानेंगे इसको कैप गेन नहीं, उसको डिविडेंड मिला है कंपनी से, ठीक है। यानी वो जो 5 करोड़ थे सबके लिए वो हो गया डिविडेंड, लेकिन क्या ये एक्चुअल डिविडेंड था? नहीं, तो इसको हम मान लेंगे डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हियर। डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज नंबर सी। ये भी टैक्सेबल तो है शेयर होल्डर्स के हाथों में, लेकिन एज ए कैपिटल गेन नहीं, बल्कि डीम्ड डिविडेंड की तरह। इसीलिए स्टूडेंट इसको ट्रीट किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। किस में करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर बात आती है, अब देखो मान लो उसको ना कुछ पैसे भी मिले थे कंपनी से, मनी रिसीव्ड हुई है, ओके, प्लस क्या मिला उसको? असेट। अच्छा मैम असेट्स के लिए वैल्यू क्या देखें? स्टूडेंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन विच डेट? सो हियर वी हैव टू सी जितनी उसने असेट डिस्ट्रीब्यूट करी है ना, हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, और वो भी कौन सी डेट के देखेंगे? देखिए, तो यहाँ हमें देखनी है fair market value of assets on date of distribution, fair market value of assets, fair market value of assets
लिख लेना कौन सी डेट का, ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन किया है उस दिन उन असेट्स की क्या वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू, वो देखेंगे। अच्छा, अब इसमें से क्या माइनस करोगे, हाँ इसमें से वो जो डीम्ड डिविडेंड था ना वो माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो डीम्ड डिविडेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट हियर, तो डबल टैक्सेशन तो करेंगे नहीं, माइनस कर दो क्या, डीम्ड डिविडेंड। कौन सा डीम्ड डिविडेंड है, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था और जो शेयर होल्डर को मिला है एज पर देयर शेयर होल्डिंग। डीम्ड डिविडेंड कौन से वाला डीम्ड डिविडेंड, दैट इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज नंबर सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आएगा। जो अब आया यहाँ पर वो हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की भाई इतना कंपनी से मिला है। स्टूडेंट्स अब इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करेंगे, जितने में शेयर्स खरीदे थे, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, जब हमने ये माइनस कर दिया तो अब हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट आया दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसके केस में हमें ये देखना है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक का देखोगे, लिख लो उसको भी, पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो स्टूडेंट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर अप टू जो अब की करंट डेट उसकी आ रही है, दैट मीन्स डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ लिक्विडेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ लिक्विडेशन। देख लेंगे हम कितना टाइम पीरियड है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से देखते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जिसने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। डेट ऑफ लिक्विडेशन उसके हिसाब से नाउ वी विल डिसाइड किसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। आई होप इससे इजीएस्ट वे में आप इसको नहीं समझ सकते थे। ये था हमारे पास कंप्लीट सेक्शन नंबर 46। किसी को कहीं भी कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां भी पूछ सकते हो, आप ऐप पे पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज उस डाउट को मन में मत रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको करवाऊंगी वो रहेगा कि क्या कैपिटल गेन आता है इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसके साथ साथ कैपिटल गेन का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पीजीबीपी का भी करेंगे। और अगर कोई भी कहीं डाउट है तो अभी की अभी पूछ लो, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना बायबैक ऑफ शेयर्स वाली। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। और एक बात इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।